दोस्तों आज हम लोग इतिहास यानी कि हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर हमें गेस क्वेश्चन करवाइए जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, तो बस आज से आपका क्लास शुरू हो गया है। डेली हम आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कर करके आपको गेस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते रहेंगे। अब आपको हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम लोग आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव है उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी है। यदि आप लोग सिर्फ सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम अपनी पकड़ बना करके अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो यह बिल्कुल असंभव है। यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना बहुत अधिक जरूरी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन इतिहास ऐसा विषय है कि जिससे कि आप लोग बार बार याद करने की कोशिश करते होंगे लेकिन आपको याद नहीं होता है। बिकॉज इतिहास समझने का चीज़ है। यदि आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर यह आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम आपको जितने सारे भी गेस क्वेश्चन बताएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी। और आज जो हम आपको बताएंगे इतिहास में वह इतिहास के पहले नंबर चैप्टर से संबंधित होगा। यानी कि इतिहास का जो पहला नंबर चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसी चैप्टर से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपको पहले नंबर क्वेश्चन से बताते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का गेस क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिख कौन था। तो हम आपको बताते हैं कि मेटरनिख कौन था। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही बारीकी से समझा करके बताएंगे। लेकिन यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मेटरनिख कौन था। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। चांसलर कहने का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि यह शासन कर रहा था कहाँ में? ऑस्ट्रिया में, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिएगा। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब होता है, सिंपल भाषा में आप लोग समझिए कि जो नियम पहले से चला आ रहा है उस नियम में कोई बदलाव न करना, और जो बदलाव करने के बारे में सोच रहा है उसका भी विरोध करना। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि प्रतिक्रियावादी मतलब होता है कि जो अच्छे काम करना चाहता है उसका खुल करके विरोध करना। और उसके अलावा देख लीजिए, मेटरनिख का कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। तो प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब यही होता है कि शासन तो करो लेकिन भलाई का कोई काम मत करो, यानी कि जनता का भलाई मत करो, सिर्फ अपना भलाई देखो। तो मेटरनिख के बारे में यदि आप लोगों से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि मेटरनिख कौन था, तो बस आपको इतना ही बताना है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा था, जिसे आप लोग यदि इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चन है। तो अगला नंबर प्रश्न है, जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, यानी कि क्या क्या समस्या थी जिसके कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यह भी क्वेश्चन जो है वह लघु उत्तरीय का है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या क्या बाधाएं थी जिसको हम 5 पॉइंट करके आपको बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन। सबसे पहला बाधा था कि 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन हो गया था। दूसरा बाधा था कि राष्ट्रीयता का अभाव था। उसके अलावा तीसरा था कि मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति था। अभी अभी हम आपको पहले नंबर क्वेश्चन में बताया कि मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। वह किसी का भी भलाई नहीं चाहता था, जनता की भलाई तो करना बिल्कुल नहीं जानता था। इसलिए मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति भी जर्मनी और इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा बाधा था। उसके अलावा चौथा पॉइंट है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति, और 5वां है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव था। तो कुल मिलाकर के जर्मनी और इटली के एकीकरण में यही 5 बाधा थी जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो पा रहा था। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण में पहला बाधा था कि 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन, 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया था। दूसरा है कि राष्ट्रीयता का अभाव था।
तीसरा है मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिख के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके। चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति और पांचवा है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव। तो कुल मिलाकर के ही 5 पॉइंट था जिससे कि जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे गेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। अगर हम आपको 10 क्वेश्चन बताते हैं तो 10 क्वेश्चन में से 10 तो नहीं लड़ेगा, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएगा। इसलिए जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं सारे क्वेश्चन को ध्यान से नोटबुक पे लिख करके याद करते चलिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बाद में याद करना न पड़े। जितने सारे भी चीज़ हम आपको बताए आपको यह क्लास देखते देखते ही आपको याद हो जाए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो आप लोग समझिएगा बहुत ही बारीकी से, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। क्यों बाधा थी? क्योंकि इसके एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ठीक है, एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, शुरू में ही हम आपको बताए कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। उसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। यह एक निरंकुशवादी राजा था। जैसे ही मेटरनिख का पतन हो जाता है वैसे ही इटली और जर्मनी का विकास हो जाता है। यानी कि इटली और जर्मनी का विकास क्यों रुका हुआ था? मेटरनिख के कारण। तो आपसे क्वेश्चन में यही चीज पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यही चीज यहां पर पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो बस आप पहले ऑस्ट्रिया के बारे में याद रखिए कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, जो कि हम आपको शुरू में ही बताए। सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक दूसरे से लिंकअप है। यदि आप लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आते चला जाएगा। तो देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को कहा जाता है, आपको हम पहले ही बताए, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। यह एक निरंकुशवादी राजा था। जैसे ही मेटरनिख का पतन हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रिया से जैसे ही मेटरनिख का राज्य समाप्त हो जाता है, मेटरनिख का पतन हो जाता है, वैसे ही इटली और जर्मनी का विकास हो जाता है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट यहां से यह निकलता है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में जो बाधा था वह ऑस्ट्रिया बाधा था। और किसके कारण से? तो मेटरनिख के कारण से। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी इटली और जर्मनी के एकीकरण में। यदि आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बस आप लोग इतना लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। और इतना सरल वे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपसे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा वह 1 नंबर भी नहीं काटेगा आपके इस आंसर को देख करके। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि लघुतरीय में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। रक्त एवं लौह की नीति, हम आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार बता चुके हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिस्मार्क जो है वह पर्सा का चांसलर कब बना था? तो 1862 ईस्वी में। तो चलिए कुल मिलाकर कितना से ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह पर्सा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन करना होगा। और जो यह बात बोला गया कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि यदि जर्मनी और इटली का एकीकरण करना है तो इसके लिए हमें विशाल सेना का संगठन तैयार करना होगा, बहुत बड़ी सेना को तैयार करना होगा। और जो यह बात बोला गया, इसी को रक्त एवं लौह की नीति के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग रक्त एवं लौह की नीति से आप लोग समझ गए होंगे। बस 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया, जो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए। दूसरा याद रखना है कि जो बिस्मार्क है यह पर्सा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना।
उसके अलावा जो मेन मुद्दा है यहाँ से लेकर के शुरू होता है, यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा, और इस बात को ही रक्त एवं लौह की नीति का नाम दिया गया। तो इसी को कहते हैं रक्त एवं लौह की नीति। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इतने सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यह दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, बहुत अधिक संभावना है कि यह वाला क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए आपको चाहिए कि जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो यह वाला PDF है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें। तो जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा? बताइए, जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में हम आपको शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा, बिस्मार्क की क्या भूमिका रही जर्मनी के एकीकरण में, इसके बारे में बताना है। तो आप लोग बस ध्यान से यहाँ पर समझिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का। जब से यह प्रशा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कि जर्मनी संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को समाप्त कर देना था। और बिस्मार्क का कहना था कि इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। ठीक है, बिस्मार्क का कहना था कि चाहे हमें आंतरिक युद्ध या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन हम ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटाकर ही रहेंगे, ऑस्ट्रिया की सत्ता को समाप्त ही कर देंगे। इसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और इसी बात को यहाँ पर आपको लिखना है कि बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। यदि आपसे बिस्मार्क की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है तो जो भी इसका नीति था उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज, ऑस्ट्रिया की सत्ता को यह मिटा देना चाहता था जर्मनी के एकीकरण के लिए, और इसका कहना था कि चाहे मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, इसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। 3 पॉइंट अभी तक हम आपको बताए हैं। जो भी बात हम बोल रहे हैं सारे बात को आप ध्यान से सुनिएगा। बस कंसंट्रेट होकर के आप कुछ देर तक मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारी बात को सुनते रहिए। पूरी बात आपको एकदम खिस्से की तरह, कहानी की तरह आपके दिमाग में घुस जाएगा। चलिए, इसका कहना था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक अप है। देखिए, अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि बिस्मार्क का कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो इसके लिए विशाल सेना का गठन करना होगा, जिसे रक्त एवं लौह की नीति का नाम दिया गया था। आपको हम ऊपर में बताए थे कि जो भाषण से कुछ नहीं होगा, विशाल सेना का गठन करना पड़ेगा, इसी को रक्त एवं लौह की नीति के नाम से जाना गया। अब देखिए, यदि बिस्मार्क यह बात बोल रहा है कि विशाल सेना का संगठन करना पड़ेगा, तो विशाल सेना जब वह बनाएगा तो विशाल सेना को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ तो उसका जुगाड़ चाहिए। तो जुगाड़ के लिए क्या है? जुगाड़ के लिए भी यह व्यवस्था बनाया। देखिए, जब जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कहा कि विशाल सेना का संगठन किया जाना चाहिए, तो उसके लिए उसमें क्या बंदोबस्त किया कि उसमें सेना के उत्तम भोजन की व्यवस्था किया। जाहिर सी बात है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में सेना है वहाँ पर भोजन की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि भोजन के बिना तो सेना एक दिन भी युद्ध नहीं लड़ पाएगा, एक दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए बिस्मार्क ने क्या किया कि संगठन तो तैयार किया, लेकिन उसके लिए उत्तम भोजन का भी प्रबंध किया। उसके अलावा उत्तम सुख सुविधा सारे सेना को दिया। जो भी सुख सुविधा मिलना चाहिए एक सेना को, सारे सुविधा दिया, एवं सही समय पर वेतन दिया। यदि आप किसी को सही समय पर वेतन नहीं दीजिएगा तो वह आपके लिए मन से युद्ध नहीं लड़ेगा। हाँ ठीक है, राजा के बात में आकर के युद्ध लड़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मन से नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि कोई भी नौकरी करता है, अगर उसको महीने महीने पेमेंट नहीं मिलता है तो वह बोलता है कि क्यों यार महीने महीने पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों हम इसके लिए काम करें। मन से उसका नौकरी नहीं हो पाता है। वही बात यहाँ पर था। बिस्मार्क इस चीज़ को जानता था कि अगर हम अच्छे भोजन की सुविधा नहीं दिए, अच्छे रहन सहन की सुविधा नहीं दिए, समय पर वेतन नहीं दिए, तो यह सभी लोग हमारे लिए मन से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए यह सारे बंदोबस्त पहले ही कर दिया बिस्मार्क ने कि सेना के लिए जब संगठन तैयार किया तो उत्तम भोजन की व्यवस्था किया, उत्तम सुविधा दिया और समय पर वेतन दिया। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली। जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया कि रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली।
जब यह रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से मित्रता कर लिया, जब समझ गया कि हमारे पास अब शक्ति अधिक हो गया है, तब क्या किया कि 3 युद्ध किया। कौन कौन सा 3 युद्ध किया आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, तो आप इसमें शॉर्टकट में नहीं चल सकते हैं, आपको थोड़ा इसमें विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो 3 युद्ध किया था। पहला युद्ध किया डेनमार्क से युद्ध, पहला युद्ध किया डेनमार्क से युद्ध। यह युद्ध राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कि डेनमार्क से युद्ध बिस्मार्क ने कितने ईस्वी में किया, तो 1864 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में? 1864 ईस्वी में पहला युद्ध डेनमार्क से युद्ध। यह युद्ध राज्य या क्षेत्र को लेकर के हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के किया था। इसमें प्रशा को सोल्सबिंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। ठीक है, जब डेनमार्क का युद्ध किया तो उसमें रिजल्ट के फलस्वरूप, परिणाम के फलस्वरूप इसमें प्रशा को सोल्सबिंग मिला और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। दूसरा युद्ध जो इसने किया वह ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। ठीक है, दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया से किया। इस युद्ध में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध में क्या किया कि प्रशा ने, युद्ध कहाँ से हुआ था? प्रशा और ऑस्ट्रिया से हुआ था, जिसमें क्या हुआ 1866 ईस्वी में। देखिए पहला युद्ध कब किया था? 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में जस्ट इसके 2 साल के बाद 1866 ईस्वी में एक युद्ध किया, और जस्ट इसके 4 साल के बाद 1870 में यह तीसरा युद्ध करता है। मतलब पहला युद्ध किया 1864 में, उसके 2 साल के बाद 1866 में किया, फिर उसके 4 साल के बाद किया 1870 में। तो पहला युद्ध किया था डेनमार्क से, दूसरा युद्ध किया था ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ मिलकर के, जिसमें ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से प्रशा ने हरा दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस युद्ध में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। और जो सबसे आखिरी युद्ध किया, जिसको बोला जाता है फ्रांस प्रशा का युद्ध, इस युद्ध में सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध जो है वह कहाँ लड़ा गया था? सेडोवा के मैदान में। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस प्रशा का युद्ध जो 1870 ईस्वी में हुआ वह कहाँ पर लड़ा गया, तो आपको बताना है सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था। और देखिए स्पेन की राजगद्दी को लेकर के इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई, और अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल कर रख दिया। मतलब कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, जर्मनी और इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका था? तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का लास्ट रूप से यही भूमिका रहा कि इसने पूरे यूरोप के नक्शा को ही बदल करके रख दिया। मतलब यह अपने जीवन में अपनी विशाल संगठन बना करके 3 युद्ध लड़ा, और तीनों युद्ध में इसको विजयी हासिल हुआ, और अंत में यह पूरे यूरोप के मानचित्र को ही बदल कर रख दिया। मतलब इसको बहुत बड़ी सफलता मिली जर्मनी के एकीकरण में। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप यह वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा स्किप करके देख लीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार में आपको सारे चीज़ समझ में आ जाए। बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। अगर ध्यान आपका इधर उधर रहेगा तो आपका हमारी बात आपके कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, दिमाग में नहीं घुस पाएगा। अब चलिए 5 क्वेश्चन अभी तक हम आपको टोटल इसमें बता चुके हैं। तो एक चैप्टर में हम 2 पार्ट का वीडियो बनाएंगे। जैसे पहला चैप्टर है तो इसमें हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, जो कि पहले नंबर चैप्टर से महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमको आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके। 5 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के, 1 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के। दीर्घ उत्तरीय हम आपको 1 क्वेश्चन इसलिए बता दिए क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न छोटे होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़े होते हैं, तो आपको आसानी से दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लगातार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताएं तो हो सकता है कि आपके दिमाग से ऊपर से गुजर जाए, आपके दिमाग में न घुसे। इसलिए लघु और दीर्घ दोनों मिला करके आपको बताएंगे, तो पूरा डाटा आपके दिमाग में अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। पूरी बात को आप हमारे अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के हम आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वह अगले पार्ट में हम आपको कवर करा देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का भी, सिविक्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी, आपदा प्रबंधन का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी, सारे गेस्ट क्वेश्चन हम आपको आज के बाद से बताते रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ करके जा रहे हैं, हमारी माध्यम से उनकी शिक्षा जो हो रही है उसमें वो कम से कम 90% नंबर लाए। क्योंकि इस बार का सिलेबस इतना आसान हो गया है। अगर इस बार आप लोग
मिस कर जाते हैं तो फिर जीवन भर आप लोग की पछतावा रह जाएगी, जीवन भर आप लोग पछताते रह जाइएगा कितने हल्का सिलेबस में भी हमारा इतना कम नंबर क्यों आया। और जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन पर हम उम्मीद जताए हुए हैं कि बहुत सारे लोग इस बार के एग्जाम में अच्छे खासे कर सकते हैं, हमारे चैनल का नाम रोशन कर सकते हैं, मेरा नाम रोशन कर सकते हैं। तो गर्व से हमको कहना पड़ेगा एग्जाम के बाद कि हमारे चैनल से यह स्टूडेंट इतना % नंबर लाए हैं। तो इसके लिए आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा और अपनी मेहनत को बढ़ाइए, समय बहुत कम बच गया है। हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, कदम कदम पर हम आपके साथ रहेंगे। किसी प्रकार के कोई भी दिक्कत होने पर आप सीधे हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम को मैं क्लियर कर दूँ, हर एक कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूँ। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।